हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन चैप्टर के आगे के टॉपिक्स। तो इससे पहले हम लोग अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इनके बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड एक दूसरे से डिफरेंट है। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कि अमोनिया के अलावा और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कॉलम अमोनिया का, देन यूरिया और उसके बाद क्या है यहाँ पर यूरिक एसिड। क्लियर। सो पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी कि टॉक्सिसिटी के बेसिस पे देखा जाए तो टॉक्सिसिटी के बेसिस पे देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक है वो अमोनिया है, देन यूरिया है और उसके बाद सबसे कम टॉक्सिक जो मिलेगा वो यूरिक एसिड। और ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको स्टोर करना पड़ता था, आपको बताया। तो अगर यहाँ पर स्टोर करना पड़ता था तो उस केस में जो ज़्यादा देर तक स्टोर होगा उसको लेस टॉक्सिक होना पड़ेगा और उससे कम तो उसको यहाँ पर और कम होना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो है अमोनिया इट इज़ मोर टॉक्सिक, यूरिया लेस टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज़ लीस्ट टॉक्सिक, क्योंकि यूरिक एसिड को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है बॉडी सेल के अंदर और उससे कोई डैमेज नहीं होता। ओके, इसीलिए उसकी टॉक्सिसिटी कम कर दी गई। और अगर अमोनिया और यूरिया के बीच में कंपेयर करें तो यूरिया की टॉक्सिसिटी लगभग 1 लाख टाइम लेस है एज कम्पेयर टू अमोनिया। कि अमोनिया के कंपेयर में यहाँ पर इसकी टॉक्सिसिटी 1 लाख टाइम कम है। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे है। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमोनिया की है, उससे कम यूरिया की है और सबसे कम जो मिलेगी वो आपको यूरिक एसिड की मिलेगी। तो इन तीनों की जो टॉक्सिसिटी है उसके भी अलग अलग लेवल है। इट इज़ सॉल्युबिलिटी इट इज़ मोर सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल एंड लीस्ट सॉल्युबल। ओके, तो ये दोनों पॉइंट सेम है इन दोनों के लिए, तीनों के लिए। फिर आता है नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फार्मेशन कि जो फार्मेशन है उसका प्रोसेस कैसे होगा। तो प्रोसेस ऑफ फार्मेशन में इसके लिए जो टर्म आता है दैट इज़ डीएमिनेशन कि अमीनो एसिड को ब्रेक किया जाएगा और उसको डीएमिनेशन के थ्रू यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। यूरिया जो है इसका प्रोसेस जो होगा वो ऑर्निथीन साइकिल है, यूरिया साइकिल है या फिर क्रैब हैंसलेट साइकिल है। तो ये तीनों जो हैं वो एक ही हैं यूरिया के फार्मेशन के लिए। ऑर्निथीन साइकिल इसलिए क्योंकि ऑर्निथीन अमीनो एसिड बार बार रीजनरेट होता है, यूरिया साइकिल इसलिए क्योंकि यूरिया बनती है, क्रैब हैंसलेट साइकिल इसलिए क्योंकि क्रैब और हैंसलेट ने इसको डिस्कवर किया था। ओके, और यहाँ पर आपको मिलेगा आइनोसिनिक पाथवे कि जो यूरिक एसिड बनता है वो आइनोसिनिक पाथवे के थ्रू बनता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है साइट ऑफ फार्मेशन कि कहाँ कहाँ पर ये बनेंगे। तो यहाँ पर जो अमोनिया है ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिव सेल हैं उन सब के अंदर बनता है कि ऑल मेटाबॉलिक एक्टिव सेल क्या करेंगी, यहाँ पर अमोनिया का फार्मेशन करेंगी बाय द प्रोसेस डीएमिनेशन। बट मेनली वहाँ पर लिवर करेगा, लिवर जो होगा वो मेन रहेगा कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो होता है कि अमोनिया का फार्मेशन होता है डीएमिनेशन के थ्रू, बट लिवर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और इसलिए लिवर यहाँ पर आपको दे रखा। यहाँ पर क्या होगा कि हर यूरिया का फार्मेशन कि यहाँ पर इस यूरिया का फार्मेशन केवल लिवर के अंदर होता है कि हर सेल के अंदर बनने वाली जो अमोनिया है वो अमोनियम आयन के थ्रू कहाँ पे आएगी या फिर जो अमीनो एसिड है मैक्सिमम कहाँ आएंगे, लिवर में, और वहाँ पर आ करके लिवर में वो ब्रेक करके यूरिया बनाएंगे क्योंकि लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर एंजाइम मिलता है आर्जिनेस। ओके, और इसीलिए यूरिया जो है यहाँ पर बनती लिवर में। नेक्स्ट आता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड भी लिवर में ही बनेगा, इसके लिए जो एंजाइम चाहिए यूरिक एसिड के लिए वो भी लिवर में ही बनता है, इसलिए लिवर यहाँ पर मेन ऑर्गन रहेगा, साइट रहेगा फार्मेशन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिक्वायर्ड यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फार्मेशन कि फार्मेशन के लिए एनर्जी। तो यहाँ पर डीएमिनेशन में आपको पता है कि सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक करना, तो लो एनर्जी प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर जो है वो 2 अमोनिया के मालिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल यूज करके यहाँ पर बनाया जाता है, तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया के। और ये हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस है क्योंकि इसको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म करना है फिर सॉलिडिफाई करना है, तो इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव एनर्जी जो होगा ये यूरिक एसिड मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर इनकी एनर्जी में कि लो एनर्जी, मीडियम एनर्जी, हाई एनर्जी। क्लियर। फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए यहाँ पर ये फॉर द फॉर्मेशन के लिए रहेगा ये।
उसके बाद क्या आता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन, कि जो एक्सक्रीशन है उसके लिए यहाँ पर एनर्जी, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन के लिए कि जो अमोनिया है वो हाईली सॉल्युबल है और हाईली टॉक्सिक भी है, तो इसको हमें रिमूव भी करना है सेल के बाहर, और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा सेल की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कोई डैमेज ना हो और कम से कम पानी वाटर निकले, कम से कम जो वाटर है वो बाहर एक्सक्रीट हो। इसके लिए यहाँ पर एक्सक्रीशन में हाई एनर्जी प्रोसेस है, इसके एक्सक्रीशन में बहुत सारी एनर्जी खर्च होती और सेल को अपना ऑस्मोरेगुलेशन भी करना है, होम्योस्टेसिस भी करनी है और इसको भी रिमूव करना है, तो इसलिए इट इज़ हाई एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस फॉर द एक्सक्रीशन, कि जो एक्सक्रीशन होगा उसके लिए क्या रहेगी यहाँ पर ये हाई एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ओके तो ये क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज लेस एनर्जी। एक्सक्रीशन के लिए लेस एनर्जी चाहिए, मीडियम, तो ये दोनों कंडीशन मीडियम आती, बनाने के लिए भी मीडियम एनर्जी चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए भी मीडियम एनर्जी चाहिए। यहाँ पर फार्मेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए बट एक्सक्रीशन के लिए कम, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो इसको एक्सक्रीट करना जो है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जब इसको एक्सक्रीट करेंगे तो वाटर जो है वो जो होगा कम लॉस होगा, इस वजह से क्या रहेगा कि यहाँ पर ये कम एनर्जी लेस एनर्जी प्रोसेस होगा एक्सक्रीशन के लिए, कि एक्सक्रीशन में यहाँ पर कम एनर्जी लगेगी। ओके, इसके अलावा आपको बताया था कि यहाँ पर जो 1 ग्राम है, कि इसमें एक पॉइंट छूट गया कि अगर 1 ग्राम यहाँ पर वाटर 1 ग्राम अगर हम लें तो उसके लिए यहाँ पर जो चाहिए वो 300 से कितना चाहिए आपको 500 ml, कि कम से कम वाटर खर्च हो, ml वाटर लगेगा। ओके ये, और दूसरा यहाँ पर क्या चाहिए इस केस में कि यहाँ पर अगर 1 ग्राम है तो 1 ग्राम के लिए क्या चाहिए आपको यहाँ पर, दैट इज़ 50 ml वाटर, कि यहाँ पर 50 ml वाटर चाहिए। और यहाँ पर अगर 1 ग्राम है तो इस 1 ग्राम के लिए क्या चाहिए कि यहाँ पर इस 1 ग्राम के लिए सिर्फ 10 ml वाटर ही चाहिए। तो इस तरह से देखिए कि वाटर का यहाँ पर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो वाटर को सेव करना है, इसलिए हाई एनर्जी प्रोसेस है एक्सक्रीशन। यहाँ पर कम वाटर लॉस हो रहा है तो इसलिए लेस एनर्जी प्रोसेस है, मीडियम है, और यहाँ पर बिल्कुल ही कम वाटर लॉस हो रहा है इसलिए ये लो एनर्जी प्रोसेस है। फार्मेशन में ज़्यादा एनर्जी लगेगी बट एक्सक्रीशन में कम एनर्जी लगती है। ओके, इसके अलावा मोड ऑफ एक्सक्रीशन, कि इसका मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो मिलेगा आपको लिक्विड फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, हाईली सॉल्युबल है तो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, ये भी सॉल्युबल है तो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, ये सॉलिड रहता है, ये कैसा है यहाँ पर सॉलिड होएगा। यूरिक एसिड कि सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है इसलिए यहाँ पर ये क्या रहेगा सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होगा, और एनर्जी फॉर्मेशन में ज़्यादा लगेगी बट एक्सक्रीशन में कम लगेगी। क्यों? क्योंकि वाटर कम चाहिए और ये सॉलिड है और ये लीस्ट सॉल्युबल है इस वजह से, और ये हाईली सॉल्युबल है, ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट करना पड़ता है और हाईली टॉक्सिक है, इसलिए क्या होता है कि फॉर्मेशन में तो एनर्जी कम लगती है बट एक्सक्रीशन में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, निडेरिया है, इकाइनोडर्मेटा है, बोनी फिशेस हैं, और बोनी फिशेस को यहाँ पर टीलोस्ट बोलते हैं यहाँ पर। तो बोनी फिशेस जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, दैट इज अमोनोटिलिक रहेंगी, वो क्या एक्सक्रीट करेंगी यहाँ पर अमोनिया। ओके, और ये बोनी फिशेस फ्रेश वाटर में मिलती हैं, तो जो फ्रेश वाटर में रहेंगी वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगी यहाँ पर। ओके, और एम्फीबिया लार्वा जो मिलेंगे एम्फीबिया के, टैडपोल आता है, ये क्या करेंगे अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे क्योंकि फ्रेश वाटर में मिलेंगे, और टेल्ड एम्फीबिया सैलामेंडर ये भी क्या करेंगे अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले। यूरिया एक्सक्रीट करने में टेरेस्ट्रियल एनिमल भी रहते हैं और एक्वेटिक एनिमल भी रहते हैं। ऐसा नहीं 100% कि एक्वेटिक एनिमल कभी यूरिया एक्सक्रीट ही नहीं कर सकते, केवल अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, ये गलत है। कि एक्वेटिक एनिमल जो है वो अमोनिया भी एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया भी एक्सक्रीट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, डिपेंड करता है क्या कंडीशन है। तो जो एक्वेटिक एनिमल है जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, जैसे कार्टिलेजिनस फिश हैं, तो कार्टिलेजिनस फिश रहेंगी मैराइन वाटर में, अब उस कंडीशन में अमोनिया नहीं एक्सक्रीट करेंगी, क्या एक्सक्रीट करेंगी यूरिया एक्सक्रीट करेंगी यहाँ पर। ओके, इसके अलावा फ्रॉग एंड टोड ये डुअल नेचर के यहाँ पर जब ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहेंगे तो क्या एक्सक्रीट करेंगे यहाँ पर ये यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। एलिगेटर टर्टल्स ये भी टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जब रहेंगे तो वो क्या एक्सक्रीट करेंगे, दैट इज एक्सक्रीट यूरिया। व्हेल है, सील है, ह्यूमन बीइंग है, तो व्हेल देखा जाए तो ये एक्वेटिक है, सील भी एक्वेटिक है, बट ये क्या एक्सक्रीट करेंगे यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। और ह्यूमन बीइंग क्या एक्सक्रीट करेगा, ये टेरेस्ट्रियल है, क्या एक्सक्रीट करेगा, इट एक्सक्रीट यूरिया। ओके, कैमल डेजर्ट में रहता है, कंगारू रेट ये भी डेजर्ट में मिलते हैं, तो ये भी क्या करेंगे यहाँ पर यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। तो एक्वेटिक एनिमल भी एक्सक्रीट कर रहे हैं और यूरिया, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो भी एक्सक्रीट करेंगे। तो ये आपको ध्यान से करना है कि कौन सा वहाँ पर स्पेसिफिक पूछा गया है। क्लियर? इसके अलावा यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड में बर्ड्स की जो बर्ड्स हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगी। जितने लैंड रेप्टाइल्स हैं, ट्रूली लैंड रेप्टाइल्स, जैसे लिजर्ड है घर में जो मिलती है, ठीक, स्नेक है,
जो वाटर में नहीं रहते। क्लियर? तो ये सब क्या करेंगे यहाँ पर, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। ओके, क्योंकि उनको वाटर कंजर्व करना है और वो वाटर ड्रिंक नहीं करते। लिजर्ड जैसे है वाटर नहीं ड्रिंक करता, स्नेक वाटर ड्रिंक नहीं करता, तो वो अपने मेटाबॉलिक वाटर से ही काम चलाते हैं। और उस केस में अगर वो मेटाबॉलिक वाटर लॉस कर देंगे बहुत सारा तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मोड ऑफ एक्सक्रीशन चेंज कर दिया गया। 1 ग्राम के लिए सिर्फ इतना वाटर लगे, और वो भी वाटर जो रहता है उनका मेटाबॉलिक वाटर होता है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा काकरोच भी यहाँ पर क्या रहेगा, दैट इज यूरिकोटेलिक होगा, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा। और लैंड स्नेल जो रहेंगे हेलिक्स, वो भी क्या करेंगे यहाँ पर, जो लैंड स्नेल आपने देखा होगा गार्डन में रेनी सीजन में मिल जाते हैं, या फिर जो लॉन होता है वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, तो वो जो लैंड स्नेल होंगे जिसका एग्जाम्पल हेलिक्स, वो भी क्या करेंगे यहाँ पर यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी थी बिटवीन अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, कि उनके बीच में क्या एक्चुअली डिफरेंस है वो। और 1 ग्राम के लिए आपको पता है कि इतना वाटर चाहिए। ओके, और इसी वजह से जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द फार्मेशन वो लो है। बट यहाँ पर क्या है कि एक्सक्रीशन के लिए एनर्जी आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, हाई मिलेगी, क्योंकि वाटर इससे ज़्यादा न लॉस हो तो सेल यूज करेगी कि कम से कम वाटर लॉस हो। तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है। और ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है एक्सक्रीशन यहाँ पर, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में रिलीज होता है यहाँ पर। ओके, तो ये था कंपेरिजन। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कि जो अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर इन तीनों के अलावा, ये तो मेन हो गए, बाकी ये जो मिलेंगे आपको एसेसरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इनमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले अमीनो एसिड आता है। अमीनो एसिड को कुछ एनिमल्स एज सच एक्सक्रीट कर देते हैं, क्योंकि जो एक्सक्रीशन होता है वो मेनली अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन की वजह से डेवलप हुआ। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब किसके वजह से डेवलप हुए, अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन से, डीमिनेशन से, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया। अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स है जो डायरेक्टली अमीनो एसिड रिलीज कर देते हैं, तो उनको यहाँ पर अमोनोटेलिक बोलते हैं। ओके, दैट इज नोन एज अमोनोटेलिक। ओके, सॉरी अमीनोटेलिक बोलेंगे उनको। और ये अमीनो एसिड डायरेक्टली एक्सक्रीट करेंगे मोलस्का, जिसमें मोलस्का के कुछ मेंबर आते हैं, और एकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश आती है, स्टेरियास। ओके, जो यहाँ पर रहेगी दैट इज स्टारफिश। तो स्टारफिश डायरेक्टली अमीनो एसिड को रिलीज कर देती है यहाँ पर। ओके, तो ऐसे एनिमल यहाँ पर अमीनोटेलिक होंगे। ओके, ये अमोनोटेलिक हैं, ये यूरियोटेलिक हैं, ये यूरिकोटेलिक हैं, और ये अमीनोटेलिक रहेंगे यहाँ पर। और इस प्रोसेस को अमीनोटेलिज्म बोलेंगे, वो हमने पढ़ा है। ओके, अब इसके बाद मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा जो होंगे इसको अमीनो एसिड को एक साथ एक्सक्रीट कर देंगे। दूसरा आता है यहाँ पर ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये एक टाइप का सब्सटेंस है जिसको शॉर्ट फॉर्म में TMO या फिर TMAO भी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TMA एंड TMAO। तो ट्राईमेथाइल अमीन ऑक्साइड, इसको मेराइन टिलोस जो होंगी, बोनीफिशेस होंगी। जैसे यहाँ पर हमने क्या दिया आपको कि यहाँ पर आपको जो है बोनीफिश मिल रही, तो ये जो बोनीफिश हैं वो कहाँ की हैं, फ्रेश वाटर की हैं। फ्रेश वाटर वाली बोनीफिश क्या एक्सक्रीट करेंगे, अमोनिया। ओके, तो कुछ बोनीफिश ऐसी भी तो होंगी जो मेराइन वाटर में रहेंगी, तो अब वो क्या एक्सक्रीट करेंगी, तो वो क्या करती हैं कि जो भी यहाँ पर मेराइन टिलोस्ट होंगी, कि जो भी बोनीफिश हैं और वो मेराइन वाटर में मिल रही, वो ट्राईमेथाइल अमीन ऑक्साइड को एक्सक्रीट करेंगी। और ट्राईमेथाइल अमीन ऑक्साइड को TMO बोलते हैं या फिर TMAO भी बोलते हैं, और ये एक्सक्रीट करेंगी। साथ में इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एक ऑस्मोलाइट है। ऑस्मोलाइट का मतलब वो सब्सटेंस जो हमारे ब्लड की या हमारे बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखें, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑस्मोलाइट। यूरिया भी ऑस्मोलाइट है। यूरिया हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, बट उसकी लिटिल अमाउंट हम स्टोर कर लेते हैं, और वो क्या करता है, हमारे बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है, जिससे हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहे। क्लियर, बट लार्ज अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में यूरिया। बट यहाँ पर इनके केस में क्या होगा कि जो मेराइन टिलोस्ट यहाँ पर होंगी, मेराइन टिलोस्ट जो रहेंगी वो क्या करेंगी, इसको बनाएंगी, और बनाने के बाद इसको ऑस्मोलाइट्स की तरह यूज करेंगी और स्टोर कर लेंगी अपने बॉडी फ्लूइड में, जिससे उनके बॉडी से वाटर लॉस ना हो। क्लियर, कि उनकी बॉडी से क्या ना लॉस हो, वाटर लॉस ना हो, इसलिए वो क्या करती हैं यहाँ पर इसको बनाती हैं। तो कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या सारी बोनीफिश जो रहेंगी वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगी, नहीं, केवल वो बोनीफिश जो फ्रेश वाटर में है वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगी। बट वो बोनीफिश जो आपको मिलेंगी मेराइन वाटर में, वो क्या एक्सक्रीट करेंगी, वो एक्सक्रीट करेंगी यहाँ पर दैट इज ट्राईमेथाइल अमीन ऑक्साइड। ओके, क्लियर। उसके अलावा नेक्स्ट मिलता है ऑर्निथ्यूरिक एसिड। ऑर्निथ्यूरिक एसिड एक्चुअली क्या है, तो ऑर्निथ्यूरिक एसिड जो है वो बना है, यहाँ पर जो टर्म लिया गया है ऑर्निथोलॉजी से।
ऑर्निथोलॉजी क्या है? दैट इज स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। तो उसी तरह से ये जो ऑर्निथ्यूरिक एसिड है ये कुछ बर्ड में मिलेगा। नॉर्मली बर्ड क्या एक्सक्रीट करती? तो नॉर्मली बर्ड जो एक्सक्रीट करेंगी वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगी, बट कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो क्या करती हैं यहाँ पर ऑर्निथ्यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती, और वो ऑर्निथ्यूरिक एसिड जो है बनता है उनके लीवर में, कि जो उनका लीवर सेल होगा वहाँ पर बनेगा ये ऑर्निथ्यूरिक एसिड। किसकी वजह से बनेगा? तो बेंजोइक एसिड और ऑर्निथीन। बेंजोइक एसिड और ऑर्निथीन जो है वो एक अमीनो एसिड है। तो इस ऑर्निथीन अमीनो एसिड और बेंजोइक एसिड के कॉम्बिनेशन से लिवर सेल में क्या बनता है? कुछ बर्ड्स के ऑर्निथ्यूरिक एसिड बनता है, और वो क्या करेंगी? इस ऑर्निथ्यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर देंगी यहाँ पर। ओके, क्लियर? तो ये एक टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। यहाँ पर नाइट्रोजनस तो नहीं बोल सकते प्योरली, नाइट्रोजनस तो प्योरली आपको ये 3 मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हिप्यूरिक एसिड। तो हिप्यूरिक एसिड जो मिलेगा मैमल्स की यूरिन में मिलता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, कि हम लोगों में भी जो यूरिया है उस यूरिया के साथ लिटिल अमाउंट में हिप्यूरिक एसिड भी पास होता है। और ये हिप्यूरिक एसिड कैसे बनता है? तो ये हिप्यूरिक एसिड हम लोग की बॉडी में जो बेंजोइक एसिड है और ग्लाइसिन है, कि बेंजोइक एसिड और ग्लाइसिन ये दोनों आपस में लिवर सेल के अंदर कंबाइन होते हैं और उससे हिप्यूरिक एसिड बनता है। और बेंजोइक एसिड कहाँ से आता है हमारी बॉडी में? तो हम लोग जो प्रिजर्वेटिव खाते हैं, जो कैनिंग फूड खाते हैं, प्रिजर्व, जैसे चॉकलेट हो गया और बिस्किट्स हो गए, या फिर कैन वाले आजकल प्रोडक्ट आते हैं, वो हम लोग जो उसको यूज करते हैं, तो उनमें रहता है प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। और वो जो हम कंज्यूम करेंगे तो जो क्या होगा कि जो बेंजोइक एसिड है वो ग्लाइसिन के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाएगा यहाँ पर? दैट फॉर्म्स हिप्यूरिक एसिड। ओके, इसके अलावा क्रिएटिनिन है। यहाँ पर क्रिएटिनिन जो है वो एक टाइप का सब्सटेंस है जो ह्यूमन बींग की यूरिन में एक्सक्रीट होता है। ये नॉर्मली हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, बट उसके साथ हिप्यूरिक एसिड भी आता है और क्रिएटिनिन भी आता है ह्यूमन बींग में रहेगा यहाँ पर। और जो ये क्रिएटिनिन है एक्चुअली क्या रहता है कि जो हम लोग की मसल्स हैं उन मसल्स में क्रिएटिनिन फास्फेट रहता है, और क्रिएटिनिन फास्फेट जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्रिएटिनिन फास्फेट डिसोसिएट हो जाता है, और वो डिसोसिएट होकर के हमारे लिए एटीपी प्रोड्यूस करता है। उसका हम मसल्स कंट्रैक्शन में पढ़ेंगे डिटेल में कि वो क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करेगा क्रिएटिनिन फास्फेट। और जो क्रिएटिन फास्फेट ये क्रिएटिन फास्फेट है, दिस इज क्रिएटिन फास्फेट, और ये क्रिएटिनिन है। तो जो क्रिएटिन फास्फेट है वो डिसोसिएट होगा मसल्स में, और डिसोसिएट होकर के एटीपी प्रोड्यूस करेगा, और वहाँ से फास्फेट निकल जाता है, और फास्फेट निकलने के बाद जो बचा वाला क्रिएटिन है वो क्रिएटिनिन फास्फेट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा यहाँ पर? क्रिएटिनिन फास्फेट। और जब ये क्रिएटिनिन फास्फेट क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होगा, और जब क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होगा तो वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और ब्लड में मिक्स होने के बाद फिर वो किडनी से फिल्टर हो जाता है। ओके, तो क्रिएटिनिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और क्रिएटिन फास्फेट हम लोग के मसल्स में मिलने वाला सब्सटेंस है जो एटीपी प्रोडक्शन के टाइम पे डिसोसिएट होता है, और क्रिएटिन फास्फेट क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होता है, और क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होकर के फिर वो यूरिन के थ्रू आउटसाइड पास हो जाता है। तो इसका मेनली जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? मसल्स में होगा। लिटिल अमाउंट आपको लीवर में मिल सकती है, बट मेजर अमाउंट जो मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी? आपको मसल्स में मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा जो हमारे अमीनो एसिड हैं जैसे ग्लाइसिन है, मिथ्योनिन है, आर्जिनिन है, तो ये जो अमीनो एसिड है ये अमीनो एसिड क्या करेंगे? ये भी डिसोसिएट होंगे, ब्रेक होंगे लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर ब्रेक करके क्या बनाएंगे? क्रिएटिनिन बनाएंगे। क्लियर? क्या बनाएंगे? क्रिएटिनिन। तो ये लिवर में बन सकता है, बट मेनली जो बनेगा आपको मसल्स में मिलेगा। और जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी फिजिकल वर्क करते हैं, ओके, तो उस समय क्रिएटिनिन फास्फेट जो होगा, क्रिएटिन फास्फेट जो होगा वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा और ज़्यादा क्रिएटिनिन बनेगा यहाँ पर। ओके, और क्रिएटिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में कभी स्टोर नहीं होता, जितना बनता है वो सारा का सारा निकल जाता है। तो जब किसी में किडनी फेलियर का चांस होता है तो उसमें क्रिएटिनिन लेवल ही सीरम के अंदर देखते हैं कि क्रिएटिनिन जो है यहाँ पर उसका लेवल क्या है, और उसको चेक करके पता करते हैं कि किडनी का फंक्शन प्रॉपर है या नहीं है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद आता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन क्या है यहाँ पर? ये बाइल पिगमेंट हैं, दीज आर द बाइल पिगमेंट। और ये बाइल पिगमेंट जो रहते हैं वो आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनते हैं इनसाइड द लिवर, कि जो लिवर है उसमें जो भी ओल्ड एंड वीक आरबीसी है उनको डिसोसिएट किया जाएगा, और उनके अंदर का जो हीम पार्ट है उसको यूज किया जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन होगा तो उससे हीम बनेगा और ग्लोबिन बनेगा। तो जो भी हीम पार्ट है उस हीम पार्ट से यहाँ पर बाइल पिगमेंट बनता है, दैट इज बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो ये बाइल पिगमेंट है, बाइल साल्ट अलग है। ओके, तो ये मिलेंगे आपको, और ये भी हमारे जो है यूरिन के थ्रू पास होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो ये पिगमेंट हैं बाइल पिगमेंट वो यूरोक्रोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? यूरोक्रोम। ओके, और यूरोक्रोम जो रहता है वो कलर देगा। ओके,
कलर ऑफ यूरिन, कि जो यूरिन का कलर है यहाँ पर कि येलो कलर की जो यूरिन पास होती है वो इन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो बाइल पिगमेंट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं यूरोक्रोम में, और यूरोक्रोम यूरिन के थ्रू पास होगा तो कलर ऑफ यूरिन जो है उसी के थ्रू आता है। इसीलिए हम मानते हैं कि बाइल पिगमेंट इज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। और अगर बाइल पिगमेंट ज़्यादा हो गए एक लिमिट से तो हमारी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं फैट में, ओके, और उससे फिर एक डिजीज़ हो जाती है जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, दैट इज नोन एज जॉन्डिस, ओके। तो जॉन्डिस होने के चांस रहते हैं यहाँ पर अगर ये एक्सेस में हो गया, तो इसलिए इसको एक्सक्रीट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अलंट्वाइन। अलंट्वाइन जो है वो एनिमल बॉडी में बनता है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में बनेगा, ओके, यहाँ पर वेरी लिटिल अमाउंट में यहाँ पर। और एक्चुअली क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है वो यूरिएज एंजाइम के प्रेजेंस में अलंट्वाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जो यूरिक एसिड है वो यहाँ पर यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अलंट्वाइन में, ओके। और जो यूरिएज एसिड है वो ह्यूमन बीइंग में नहीं मिलता, जो प्राइमेट्स है उनमें बिल्कुल एब्सेंट होता है, नेग्लिजिबल होता है, लिटिल अमाउंट रहती है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इन द एम्ब्रियो ऑफ एमनियोट्स, एमनियोट्स मतलब जिनमें 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं, कोरियन, एमनियन, अलंट्वाइस, यॉक साइट, उनको क्या बोलते हैं, एमनियोट्स। तो उसी में जो एलेंट्वाइक मेम्ब्रेन है उस एलेंट्वाइक मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं एम्ब्रियो के वो स्टोर हो जाते हैं बहुत ही लिटिल अमाउंट में, तो उसी के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है एलेंट्वाइन। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि एलेंट्वाइन किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो एम्ब्रियो ऑफ यहाँ पर एमनियोट्स, और एमनियोट्स में कौन कौन आएगा तो आपको पता है, ओके, ह्यूमन बीइंग भी इसी में आता है। तो हम लोगों में ये एलेंट्वाइन मिलेगा बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एडल्ट में नहीं मिलता। ये सब आपको एडल्ट में मिल सकते हैं, यहाँ पर ये आपको एडल्ट में मिलेंगे, ठीक, एडल्ट में मिलेंगे, बट ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा, ओके। सो एम्ब्रियो ऑफ एमनियोट्स में आपको यहाँ पर अलंट्वाइन मिलेगा, और अलंट्वाइन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो अलंट्वाइक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में रहता है, ओके। तो इस तरह से ये हमारे सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए, ये मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिनका कंपेरिजन है सारे एग्जांपल्स, ओके। और ये कंपेरिजन रहता है बोनी फिश का, कि बोनी फिश जो फ्रेश वाटर में होंगी वो क्या एक्सक्रीट करेंगी, अमोनिया, और जो बोनी फिश यहाँ पर आपको मैराइन वाटर में मिलेंगी वो क्या एक्सक्रीट करेंगी, ट्राइमेथाइल अमीन ऑक्साइड, ओके। और ये अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए यहाँ पर जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ओके, कि अमीनो एसिड डायरेक्टली कौन एक्सक्रीट करेगा, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड कौन एक्सक्रीट करेगा, ऑर्निथ्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ओके, बिलिरुबिन और अलंट्वाइन, ये कौन यहाँ पर एक्सक्रीट करते हैं और कैसे इनका एक्सक्रीशन होता है, कहाँ बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ओके, क्लियर, कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उनका एलिमिनेशन किस तरह से होगा यहाँ पर। तो अब हमें इसके आगे पढ़ना है यहाँ पर ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सबका पढ़ रहे थे यहाँ पर, बट ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। बट इसमें आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं और उनके अंदर डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की एक टेबल है, वो आपको हम देंगे नेक्स्ट टाइम पे, ओके।